नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दृष्टिकोण संस्थान के इस YouTube चैनल में। आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं हमारी व्याख्यान श्रृंखला, जो सभी आरएस परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए विशेष रूप से बनाई गई है। तो आज हम हमारी इस श्रृंखला का शुभारंभ कर रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के पहले व्याख्यान से, जो इस श्रृंखला का भी पहला व्याख्यान होगा। आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूं भारतीय अर्थव्यवस्था सामान्य परिचय। इससे प्रारंभ करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि जो ये हमारी संपूर्ण श्रृंखला होगी, इसे हम किस प्रकार पूर्ण रूप से करेंगे। इस श्रृंखला को हमने 9 इकाइयों में विभाजित किया है और प्रत्येक इकाई में 4 से 5 क्लास होंगी, जो सभी आरएस परीक्षा की संबंधित टॉपिक हैं उनको कवर करेगी। जैसा कि आज अपना जो पहला इकाई, अपनी जो पहली इकाई है, इसको अपन 4 क्लास में पूरा करेंगे। इसमें जो पहला जो अपना आज का जो होगा, उसमें सामान्य परिचय होगा कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, इनमें अंतर क्या है, और अर्थशास्त्र के प्रकार कितने हैं, अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने हैं, और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से हैं। इसके अलावा इसमें हम देखेंगे कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास क्या है, मानव विकास क्या है, मानव विकास सूचकांक क्या है, इसे कौन जारी करता है, और आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास तथा मानव विकास में क्या संबंध है। यह अपना संपूर्ण इस इकाई का अध्ययन क्रम रहेगा। लेकिन आज जो अपन करने जा रहे हैं वह अपनी 1 से सवा घंटे की जो क्लास होगी, उसमें अपन यह समझेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित सामान्य कुछ अवधारणाएं और अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था का अंतर और अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं। तो प्रारंभ करते हैं अपन ये आज की अपनी क्लास। सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र को हम समझें, इसको समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि हमें किसी भी कार्य को करने के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है। संसाधन वह होते हैं जिनकी स्वयं में उपयोगिता होती है। तो हमारे प्रकृति में और हमारे व्यक्तिगत स्तर पे और एक राष्ट्र के स्तर पे जो संसाधन पाए जाते हैं पूरी दुनिया में, वो सीमित होते हैं। और इन संसाधनों के सीमित होने के साथ ही जो हमारी इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं, वांट्स है, वो असीमित होती है। तो इन लिमिटेड रिसोर्सेज के होने के साथ ही हम हमारी हर एक इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकते, अर्थात हम हमारी सभी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते। तो हमारे सामने विकल्प प्रस्तुत होते हैं। हम जब भी कभी किसी इच्छा को पूर्ण करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास 2 विकल्प आते हैं। असीमित इच्छाओं के चलते जो ये 2 विकल्प होते हैं हमारे पास, इन 2 में से हमें किसी एक का चयन करना होता है और एक को हम छोड़ देते हैं। अर्थात जो 2 बेहतर विकल्प हमारे पास उपस्थित होते हैं, उनमें से हमें एक का चयन करना होता है और दूसरे को छोड़ना होता है। यदि हम दूसरे का चयन कर लेते हैं तो हमें पहले को छोड़ना होता है। इस प्रकार हमारे सामने ये चयन की समस्या होती है, और ये जो चयन की समस्या होती है, इसे ही हम अर्थशास्त्र कहते हैं। तो चयन की समस्या आई, चयन की समस्या के कारण जो हमारे पास आर्थिक समस्या जो उत्पन्न हुई है, उस आर्थिक समस्या को हम जिस अध्ययन के द्वारा, जिस शास्त्र के अध्ययन से पूरा करते हैं, वह हमारा अर्थशास्त्र है। अब इसे मैं आपको समझाता हूँ। तो हम ये जानें कि अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र क्या है हम ये समझेंगे सबसे पहले।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे संसाधन होते हैं सीमित। सीमित संसाधन अर्थात हमारे रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, और जो हमारी इच्छाएं हैं वो होती है असीमित। अर्थात हमारे डिजायर्स हैं वह अनलिमिटेड हैं। तो सीमित संसाधनों के चलते और असीमित इच्छाओं के कारण हम हमारी हर एक इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकते, और जब भी हम किसी हमारी इच्छा को पूर्ण करने की कोशिश करते हैं तो हमें उसमें से चयन करना पड़ता है। और हमारे पास जब दो विकल्प होते हैं तो उसमें से हमें किसी एक का चयन करना पड़ता है और दूसरे को छोड़ना पड़ता है। ये जो चयन हमें करना होता है, ये चयन जो सिलेक्शन जो है, चॉइस जो हमें करनी पड़ती है, ये चॉइस ही हमारे लिए अर्थशास्त्र है। तो इस चयन के लिए जब भी हमारे को चयन करना पड़ता है तो हम चयन के साथ ही हमारे पास जो समस्या उत्पन्न हो जाती है उसे हम कहते हैं आर्थिक समस्या। अर्थात हमारे सामने इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है, और इस आर्थिक समस्या का अध्ययन जिस हम स्टडी के द्वारा या जिस शास्त्र के द्वारा हम करते हैं, कोई भी शास्त्र जिसमें हम ये अध्ययन करते हैं कि हमारी आर्थिक समस्या है उसका समाधान हो, उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। वह हमारा अर्थशास्त्र, वह हमारा इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र हो जाएगा। इस प्रकार अब हम देखें कि हमारे पास में अर्थशास्त्र क्या हुआ। इस हम डायग्राम से यदि समझें तो अर्थशास्त्र वह अध्ययन है, वह शास्त्र है जो चयन को लेकर हमारे पास आर्थिक समस्या उत्पन्न हुई है, उस आर्थिक समस्या का चयन हमारे सीमित संसाधनों के होते हुए हम किस प्रकार करें कि हम हमारी अधिकतम और असीमित इच्छाओं को पूर्ण कर सकें। तो क्या हुआ कि अर्थशास्त्र क्या हुआ, अर्थशास्त्र हमें चयन करना सिखाता है, हमारे बेहतर विकल्पों में से हमें चयन करना सिखाता है, और सीमित संसाधनों के द्वारा हमारी असीमित इच्छाएं कैसे पूर्ण हो। और जो इस चयन को लेकर जो आर्थिक समस्या हमारे पास जो प्रॉब्लम्स उत्पन्न होती है उसका हम समाधान, उसका अध्ययन जिस शास्त्र में करते हैं वह हमारे लिए अर्थशास्त्र है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास संसाधन सीमित हैं और इच्छाएं असीमित है, यदि इसके लिए हम एक शब्द हम यूज करना चाहें दोनों के लिए तो इससे हम कह सकते हैं दुर्लभता या दुर्लभ कह सकते हैं। दुर्लभता हम इसके लिए यूज करते हैं क्योंकि स्केर्सिटी, यहां दुर्लभता यह प्रदर्शित करता है कि न्यूनता, कमी को प्रदर्शित करता है। हमारे संसाधन हैं वो दुर्लभ हैं, अर्थात इन दुर्लभ संसाधनों से हम किस प्रकार हमारी इच्छाओं को पूरी करते हैं, और इन दुर्लभ संसाधनों के चलते ही हमारे पास, क्योंकि संसाधन दुर्लभ हैं इसलिए हमारे पास चयन की समस्या आती है, और वो चयन के कारण जो हमारे पास समस्या उत्पन्न होती है वह आर्थिक समस्या है, और उस आर्थिक समस्या का जो हम समाधान करते हैं वह जिस शास्त्र के द्वारा करते हैं वह हमारे लिए अर्थशास्त्र हो गया। अब बात उठती है कि चयन को हम समझें, इसके लिए हमारे पास एक होता है उपभोक्ता, जिसे हम कंज्यूमर कहते हैं, और एक होता है हमारे पास उत्पादक। जो किसी भी अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण पर्सनैलिटीज या बहुत महत्वपूर्ण लोग होते हैं, उपभोक्ता और उत्पादक। उपभोक्ता वह है जो मांग करता है, डिमांड करता है, अर्थात उपभोक्ता क्या करता है, डिमांड करता है, और उस डिमांड की पूर्ति करता है हमारे पास उत्पादक, अर्थात सप्लाई उत्पादक करता है।
तो अब जैसे हम समझें कि भाई चयन की समस्या एक साधारण व्यक्ति के पास ही होती है, मतलब कंज्यूमर के पास ही, उपभोक्ता के पास ही होती है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये चयन की समस्या जितनी उपभोक्ता के सामने है उतनी उत्पादक के सामने है। जैसे कि उपभोक्ता के सामने ये समस्या है कि वह अपनी किसी भी चीज़ को अगर खरीदे तो उस समय वह क्या चाहता है, अपनी डिमांड को पूरी करने के लिए उस समय उसका उद्देश्य ये होता है कि उससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, उसे अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो। तो उपभोक्ता क्या चाहता है? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, अधिकतम संतुष्टि चाहता है। इसी प्रकार हम देखें कि जो उत्पादक है, प्रोड्यूसर है, उसके सामने भी यह समस्या है, उसे भी चयन करना पड़ता है। वह भी चाहता है कि वह किस चीज का उत्पादन करे ताकि उसे अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो। अतः चयन की समस्या उपभोक्ता के सामने भी है और उत्पादक के सामने भी है, लेकिन दोनों का यहाँ लक्ष्य अलग है। उपभोक्ता जहाँ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहता है, वहीं उत्पादक चाहता है कि उसे मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त हो। अतः इसका ऑब्जेक्ट होगा मैक्सिमम प्रॉफिट, अधिकतम लाभ। इस प्रकार एक अर्थशास्त्र में, अर्थव्यवस्था में जो चयन की समस्या होती है संसाधनों को लेकर, वह उपभोक्ता के सामने भी है और उत्पादक के सामने ही है। और ये उपभोक्ता और उत्पादक ही हमारी आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने के कारण इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। ये दो चीज अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब यहाँ मैं अर्थव्यवस्था का प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैं आपको अर्थव्यवस्था भी समझाऊंगा। तो पहले हम ये समझें कि अर्थशास्त्र जो यहाँ हम बात कर रहे हैं वह अर्थशास्त्र की कर रहे हैं। अर्थशास्त्र का अब इस प्रकार जो बात अपने हुई, इसमें हम ये देखें कि हमारे अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है। हम ये देखें कि विषय वस्तु जो है हमारे अर्थशास्त्र की क्या हो गई। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या हुई? अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का मतलब हम ये कह सकते हैं कि दुर्लभ संसाधनों के विवेकशील प्रबंधन से। यहाँ हम कह सकते हैं कि हमारे जो अर्थशास्त्र की जो विषय वस्तु है, दुर्लभ संसाधनों के विवेकशील प्रबंधन से, दुर्लभ संसाधनों के विवेकशील प्रबंधन से, यह हमारी अर्थशास्त्र की विषय वस्तु, दुर्लभ संसाधनों के विवेकशील प्रबंधन से। अब यहाँ विवेकशील प्रबंधन से क्या मतलब है? यहाँ विवेकशील प्रबंधन से तात्पर्य यह है कि जो हमारे संसाधन हैं, अपन ये बात करें कि इनका प्रबंधन क्यों, विवेकशील रूप से प्रबंधन क्यों? इसका कारण क्या है कि जो हमारे संसाधन होते हैं उन संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग भी होता है। वैकल्पिक उपयोग से यह मतलब है कि संसाधन सीमित तो है ही हैं, साथ साथ में उन संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग भी होता है। वैकल्पिक उपयोग से यहाँ अर्थ यह है, उदाहरण से हम इसको समझें कि जिस प्रकार जैसे किसी एक किसान के पास में एक भूखंड है, अर्थात उसका जमीन है, टुकड़ा है, उस पे वह अपनी किसी भी सीजन की खेती करना चाहता है, तो उसके पास में उसकी जो भूमि है वह सीमित है। तो वह अपनी भूमि का किस प्रकार चयन करे कि एक सीजन में होने वाली अपनी फसलों को वह किस प्रकार बोए। वह चाहे तो उसके 2 टुकड़े कर सकता है, 3 कर सकता है, और किस फसल का वह चयन करे, तो वह उसका संसाधन हो गया। तो उसके लिए वैकल्पिक उपयोग हो गया, क्योंकि उस संसाधन के एक से अधिक यूज हैं, प्रयोग हैं, उपयोग हैं। वैसे ही उसके पास जो धन है, वह अपने धन का, अपने मनी का वह किस प्रकार उपयोग करे ताकि वह अपने फसल प्रबंधन में अधिक से अधिक किस प्रकार वह कितना यूज इनपुट पे करे, कितना पूंज वह खर्चा वह और अन्य पे करे। जिस प्रकार से वह चाहे तो अपने इनपुट्स के लिए 50% खर्च कर सकता है ताकि बीज, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स इस पे खर्च करे। कितना वह चाहे कि उसे मतलब अपने लेबर के ऊपर खर्च करना है, तो यह उसके संसाधन है। तो उसका प्रबंधन उसे विवेक से करना होगा
कि मैं किस प्रकार अपने सीमित संसाधनों का उपयोग करूं ताकि मैं उनका प्रबंधन करते हुए अधिकतम लाभ अर्जित कर सकूं। हाँ, लाभ, अधिकतम लाभ कैसे मुझे मिले अपने सीमित संसाधनों के द्वारा, यह उसका ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो संसाधन हैं वो दुर्लभ हैं और उनका हमें विवेकशील प्रबंधन करना अर्थशास्त्र सिखाता है। क्यों? कि हमारे संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग होता है। इस प्रकार यदि हम कहें कि अर्थशास्त्र क्या है, तो व्यक्ति, समाज और सरकार किस प्रकार अपने सीमित संसाधनों के द्वारा अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करे, तो यह हमारे सामने अर्थशास्त्र की एक परिभाषा भी निकल गई। हम समझ गए कि अर्थशास्त्र क्या होता है। अब हम यह देखते हैं कि इस प्रकार जो अर्थशास्त्र की जो विषय वस्तु हुई, साथ में अब अर्थशास्त्र क्या हो गया कि हमारे सामने एक व्यापक विषय हो गया, क्योंकि उसमें हम उत्पादन, उपभोग, वितरण और राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, रोजगार और जीवन की गुणवत्ता से संबंधित ये सभी अध्ययन हम अर्थशास्त्र के अंदर करते हैं। अब अपने को ये समझना है कि भाई अर्थशास्त्र जो शब्द है इसका अर्थ क्या है, अर्थशास्त्र को मतलब इसका जनक कौन है, क्या ये विषय जो अभी हम पढ़ रहे हैं क्या ये शुरू से ही ऐसा था। तो इसे हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या होता है, मीनिंग, शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो अब हम देखते हैं कि जैसा यहाँ पे हमने लिखा है, तो अर्थशास्त्र में जैसे हमारे पास एक है अर्थ और एक है शास्त्र। अर्थ का मतलब यहाँ हमारे पास में हो गया धन, और शास्त्र का मतलब क्रमबद्ध अध्ययन। इस प्रकार हम धन से संबंधित जो अध्ययन हम करते हैं वह हमारे लिए अर्थशास्त्र हो गया। यहाँ धन का मतलब केवल मनी ही नहीं है, क्योंकि जो धन है, धन से भी यहाँ तात्पर्य हमारा संसाधन ही होगा, क्योंकि हमें इसको ब्रॉड टर्म में यहाँ इनको समझना है। क्योंकि जो धन का मतलब मनी तो एक मुद्रा हो गया, तो ये एक संकुचित होगा, क्योंकि तो अभी विकसित हुई अवधारणा है। तो यहाँ पे हम संसाधनों का अध्ययन करते हैं, वह हमारे लिए अर्थशास्त्र हो गया। अब जो अर्थशास्त्र का जो हम देखते हैं कि हमें प्राचीन जो उल्लेख मिलता है अर्थशास्त्र का, वह भारत में ही हमें मिलता है, क्योंकि संस्कृत में अर्थशास्त्र एक रचना की थी कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य कहते हैं, उनके द्वारा अर्थशास्त्र की रचना, जिन्हें हम विष्णुगुप्त भी, ये इनके उपनाम से हम जानते हैं, लेकिन मूल रूप से हम चाणक्य के नाम से इनको जानते हैं। उन्होंने एक संस्कृत में एक अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। तब हमें अर्थशास्त्र का प्राचीन उल्लेख भारत में ही मिलता है, लेकिन यह अर्थशास्त्र जो वर्तमान में अर्थशास्त्र है उससे भिन्न था, क्योंकि इस ग्रंथ में कौटिल्य ने मतलब जो बताया था तत्कालीन समय की राजनीतिक व्यवस्था पे प्रकाश डाला था। इसमें इसका मूल रूप से संबंध अर्थव्यवस्था से नहीं था, राजनीतिक व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था थी, उस पर प्रकाश डाला। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसमें अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ नहीं था, उसमें कृषि और पशुपालन से संबंधित कुछ उसमें उस विषय पे कुछ उसमें लिखा हुआ हमें मिलता है। तो यह हमारा अर्थशास्त्र है। अब हम ये देखते हैं कि जो अर्थशास्त्र है, जिसे हम अंग्रेजी में हम कहते हैं इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र को हम इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिक्स। जो ये इकोनॉमिक्स शब्द है, यह एक ग्रीक भाषा से मतलब आया है। उसमें एक शब्द आता है ओइकोनोमिया, यानी कि जो ओइको है और नोमिया, मतलब एक ओइको का मतलब यहाँ घर और नोमिया से मतलब यहाँ सिद्धांत या नियम जो है। इस प्रकार जो घर के सिद्धांत या नियम जो हैं उसे हम अर्थशास्त्र कहा गया। ये ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसे ओइकोस, ये भी लिखते हैं हम ओइकोस, और
ओइकोस नेमिन, ये हमारे पास दो हैं, ओइकोस नेमिन। तो यहाँ पे जो ओइकोस है इसका मतलब हो गया ए हाउस, और इसका मतलब टू मैनेज। इसका मतलब जो इसका अर्थ जो हमारे पास में निकल के आता है वो होता है ए हाउस होल्ड मैनेजमेंट, हाउस होल्ड मैनेजमेंट यानी घर का प्रबंधन। तो यह जो टर्म थी उस समय घर से संबंधित, यहाँ एक समूह है, एक क्षेत्र है, या फिर और भी बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया है, तो उसका प्रबंधन कैसे हुए। जैसे धीरे प्रारंभ में ये इस रूप में हाउस होल्ड मैनेजमेंट में हुआ, लेकिन धीरे धीरे ये विकसित होता हुआ व्यापक रूप में इस टर्म ने स्थान ले लिया। अब बात हम देखते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स का जो मतलब हम और जो उल्लेख है इकोनॉमिक्स को, जो वर्तमान स्वरूप देखते हैं हम, यह हमारे को मिलता है एडम स्मिथ के द्वारा। ये आधुनिक जो हमारा अर्थशास्त्र है, तो एडम स्मिथ को ही हम आधुनिक अर्थशास्त्र का जो इकोनॉमिक्स है, इसका फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हम एडम स्मिथ को बोलते हैं। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है वो एडम स्मिथ थे। एडम स्मिथ ने एक 1776 में एक रचना, एक पुस्तक लिखी, उसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशंस, द वेल्थ ऑफ नेशंस, द वेल्थ ऑफ नेशंस उनकी ये रचना थी। तो इस रचना में उन्होंने ये बताया, उन्होंने अर्थशास्त्र को इस ग्रंथ में उन्होंने धन का विज्ञान कहा, धन का विज्ञान कहा। इस प्रकार जो अर्थशास्त्र का जो वर्तमान स्वरूप या जो आधुनिक अर्थशास्त्र है, वह हमारे लिए एडम स्मिथ के द्वारा दिया हुआ नाम है। और उन्होंने ही इस प्रकार का जो अध्ययन, जो वर्तमान जो स्वरूप है अर्थशास्त्र का, वह एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया। उन्होंने उस धन का विज्ञान अपने को, जो उनकी पुस्तक थी द वेल्थ ऑफ नेशंस, उसमें इन्होंने बताया। तो इस प्रकार अर्थशास्त्र क्या हुआ, धन शाब्दिक अर्थ जब हम देखते हैं तो धन मतलब संसाधन का क्रमबद्ध अध्ययन, और अर्थशास्त्र जो उसका प्राचीनतम एक संस्कृत का ग्रंथ था, उसमें हमें तत्कालीन समय की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन मिलता है। और इकोनॉमिक्स जो टर्म है वह एक ग्रीक भाषा का शब्द है, इसमें ओइकोनोमिया अर्थात घर का सिद्धांत ये आया, ओइकोस और नेमिंग, ए हाउस और टू मैनेज मतलब हाउस होल्ड मैनेजमेंट। दूसरा मतलब जो वर्तमान जो अर्थव्यवस्था का स्वरूप है वह एडम स्मिथ के द्वारा वेल्थ ऑफ नेशंस उनकी रचना थी। उन्होंने इसको मतलब अर्थशास्त्र को, मतलब उन्होंने धन का विज्ञान किसे कहा है, धन का विज्ञान उन्होंने अर्थशास्त्र को कहा है। उन्होंने धन का विज्ञान अर्थशास्त्र को, उन्होंने इस पुस्तक में उन्होंने धन का विज्ञान कहा है अर्थशास्त्र को। इस प्रकार हमारे पास में यह अर्थशास्त्र की बात हुई। अब हम यह देखते हैं कि अर्थशास्त्र के प्रकार कितने होते हैं, ये भी हमें समझना चाहिए। अर्थशास्त्र के कितने प्रकार हैं। मोटे रूप से अर्थशास्त्र को दो भागों में विभाजित करके इसका अध्ययन किया जाता है। एक को हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक को हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। तो हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र के कितने प्रकार हैं। अर्थशास्त्र के प्रकार मोटे रूप से हम दो रूपों में अर्थशास्त्र को हम विभाजित करते हैं। अर्थशास्त्र के प्रकार, अर्थशास्त्र के प्रकार, तो अर्थशास्त्र के प्रकार मतलब इसमें हम देखते हैं कि इसे हम दो भागों में, एक को हम बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, एक को हम बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र।
व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसको हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। और इससे हम जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है इसको हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कह देते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी हम, ये भी इसका नाम होता है, सूक्ष्म भी कहते हैं इसको, और उससे हम वृहत भी कह देते हैं। अब जो इनमें मूल रूप से जो अंतर है वह अध्ययन के आधार पे है, क्योंकि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि यह छोटे स्तर पे है और ये बड़े स्तर पे है। छोटे स्तर का मतलब जब हम बात करते हैं तो व्यक्तिक स्तर की बात करते हैं। व्यक्तिक स्तर का यहाँ मतलब है कि इंडिविजुअल, जैसे कि एक व्यक्ति के बारे में, एक फर्म के बारे में, एक उद्योग के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो वह हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र हो जाएगा। और जब संपूर्णता की बात, हम संपूर्ण व्यवस्था की बात करते हैं तो उसमें हमारा ये मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र आएगा। जैसे यहाँ पे इसमें हम ये भी समझ सकते हैं, जैसे आई है, आई का मतलब इंडिविजुअल हम ले सकते हैं, और ए का मतलब एग्रीगेट। यहाँ मतलब बात होती है व्यक्ति, और यहाँ होती है बात संपूर्णता की, समग्रता की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुख्य रूप से अंतर व्यक्तिक और संपूर्ण के रूप में ही हम इसमें देखते हैं। इसमें हम व्यक्तिक आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करते हैं और इसमें हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का वृहद रूप से, समग्र रूप से हम अध्ययन करते हैं। और अब यहाँ पे जैसे इसमें जब हम अध्ययन करते हैं तो वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत का निर्धारण का अध्ययन करते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि इसका आप पॉइंट लिख सकते हैं कि ये जो व्यक्तिक स्तर पे जो अध्ययन होता है, व्यक्तिक स्तर पर जो, अर्थात एक फर्म हो गई, व्यक्ति हो गया, एक संस्था हो गई, एक बाजार हो गया, और यहाँ पे जब संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात हम करते हैं, और जब व्यक्तिगत स्तर की जब बात होगी तो यहाँ हम बात करते हैं मतलब कीमत, वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के निर्धारण की हम यहाँ बात करते हैं। और यहाँ बात करेंगे हम संपूर्णता की, जब बात करेंगे तो यहाँ हम बात करेंगे आय और रोजगार की बात करेंगे। यहाँ बात जो होगी हमारी वस्तुओं और सेवाओं की, यहाँ वस्तुओं और सेवाओं को गुड्स एंड सर्विसेज लिख देता हूँ, वस्तुओं और सेवाओं की कीमत निर्धारण, क्योंकि इनकी जो वस्तुओं की मांग और सप्लाई जो होती है व्यक्तिगत स्तर पे होती है, इसलिए उनकी कीमत का निर्धारण हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। और जब संपूर्णता की बात करते हैं तो यहाँ संपूर्णता में हमारे पास में आ जाएगी इनकम, क्योंकि सबका जोड़ करेंगे तो वह हमारे पास आय हो जाएगी, और आय का और साथ में ही रोजगार, इसके ऊपर हम रोजगार के बारे में बात करते हैं। जैसे हमारे टोटल मतलब राष्ट्रीय आय, इसमें हम बात करेंगे नेशनल इनकम, जैसे इसको हम लिख सकते हैं। यहाँ हमने बात की कीमत की, तो यहाँ हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय और उत्पादन की, क्योंकि समग्रता की बात हो रही तो संपूर्ण व्यवस्था में कितना उत्पादन हुआ उसके बारे में हम बात करते हैं मैक्रो में। तो यहाँ इसमें कीमत निर्धारण किए जाते हैं। तो इस व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम कीमत सिद्धांत के नाम से भी इसको जानते हैं। इसको हम, क्योंकि कीमत निर्धारण का काम किया जाता है तो इसे हम कीमत सिद्धांत भी कहते हैं, कीमत सिद्धांत भी हम इसमें इसे कह देते हैं। और वहाँ पे जब हमने बात की थी आय और उत्पादन की, तो इसे हम आय एवं रोजगार सिद्धांत के नाम से भी हम इसको व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम जानते हैं। ये हमारा मतलब इसमें एक ये अंतर ये हो गया, क्योंकि इसमें हम इसे कीमत सिद्धांत के नाम से, इसे आय एवं रोजगार सिद्धांत के नाम से हम जानते हैं। अर्थात इसमें जो एक अर्थव्यवस्था के अंग की बात करते हैं और इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात हम करते हैं।
अब जैसा कि इसमें बात अपन ने किया व्यक्तिगत स्तर का मतलब हम आप समझ सकते हैं, यहाँ एक व्यक्ति हो सकता है, एक फर्म हो सकती है, एक कोई उद्योग हो सकता है, एक प्रकार का कोई बाजार हो सकता है। जब हम इस स्तर की हम बात करते हैं तो वह हमारे को बताएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब संपूर्णता की बात तो मैं संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात होगी तो हमारे लिए हो जाएगी मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब जैसे कि हम व्यक्तिगत स्तर की बात कर रहे हैं तो जब हम इसमें हम जब कोई उतार चढ़ाव जो भी आएगा तो किसी फर्म में क्या उतार चढ़ाव आया, वहाँ की मतलब उत्पादन चढ़ा गिरा, या हम उसमें आने वाले परिवर्तनों का अध्ययन हम इसमें करेंगे, क्योंकि तो इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है व्यक्ति। और जब यहाँ हम बात करेंगे तो यहाँ बात होगी मंदी की, व्यापार चक्र की, संपूर्णता की बात हो गई। तो यहाँ हम उद्योग में मतलब उद्योग में एक व्यक्तिक उद्योग में आने वाले मतलब उद्योग में या फर्म में आने वाले उतार चढ़ाव, आने वाले जो उतार चढ़ाव हैं उनका अध्ययन करते हैं। जबकि यहाँ जब बात होगी तो यहाँ बात होगी जो कि मंदी, क्योंकि जो पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है मंदी की और व्यापार चक्र है, उसके बारे में जो हम बात करेंगे वो हम इसमें करेंगे। वैसे ही अब जब हम बात करते हैं कि जो एक उद्योग में या एक फर्म में जो व्यक्तिगत समस्याएं आती हैं उन समस्याओं का अध्ययन हम इसमें करते हैं, और उन समस्याओं को देखते ही उनके निराकरण के लिए हम योजना वगैरह सब करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, व्यक्तिगत समस्याएं, उसका उत्पादन कैसे बढ़े और उसमें मतलब कैसे उसकी मतलब जो वो है लागत कम की जाए, इसका अध्ययन हम इसमें करते हैं। और यहाँ जब बात होती है तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था को लेके प्लानिंग की जाती है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था को लेके प्लानिंग करके फिर उसके समाधान और नीति निर्माण किया जाता है। हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था की हम बात करेंगे कि उसमें प्लानिंग जो करते हैं संपूर्ण अर्थव्यवस्था को लेकर हम प्लानिंग करते हैं। इस प्रकार ये जो अर्थव्यवस्था के जो प्रकार हैं उनका मुख्य अंतर मैं आपको फिर बताऊं कि व्यक्तिक और समष्टि स्तर पे यह इनमें मूल रूप से अंतर है, और हम इसको किसी प्रकार से आगे इनको हम समझ सकते हैं। तो ये हमारे अर्थशास्त्र के प्रकार हो गए। अब हम ये देखते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। अब हमें अर्थव्यवस्था समझना होगा। इस प्रकार से हमने समझा कि अर्थशास्त्र क्या होता है, अब हम समझेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। सामान्यतः होता क्या है कि हम अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था इन दो शब्दों में अंतर नहीं समझते या अंतर को नहीं आंकते। तो ये क्या है कि इन दोनों में बड़ा अंतर है, क्योंकि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था क्या है। अब हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, हम देखें अर्थव्यवस्था के जहाँ क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था जो है एक किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को बताती है। अर्थव्यवस्था जो है एक भौगोलिक क्षेत्र को बताती है। ऐसा कोई भी एक भौगोलिक क्षेत्र जो एक शहर हो सकता है, एक गांव भी हो सकता है, और एक राज्य हो सकता है, एक देश हो सकता है। एक भौगोलिक क्षेत्र, एक भौगोलिक क्षेत्र को बताती है हमारी जो अर्थव्यवस्था होती है। अर्थात जहाँ पर हमारे पास जो आर्थिक समस्या, हमारे पास जहाँ आर्थिक समस्या उत्पन्न हुई है उस क्षेत्र को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। जहाँ पर आर्थिक समस्या संसाधनों को लेकर उत्पन्न हुई है उस क्षेत्र को, जहाँ आर्थिक समस्या उत्पन्न हुई है उस क्षेत्र को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। इस प्रकार हुआ क्या कि जो ऐसा कोई भी स्थान जहाँ पर समस्या हो रही है, तो जहाँ समस्या हो रही है उस क्षेत्र को हम अर्थव्यवस्था कहेंगे, और उसको समस्या का समाधान करने का काम अर्थशास्त्र का हुआ। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था एक जगह को बताती है, जो एक अर्थव्यवस्था है किसी स्थान को बताती है। तो हम ये कहेंगे
कि जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, हम ये नहीं कहेंगे कि भारतीय अर्थशास्त्र, अमेरिकी अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था कहेंगे, चीनी अर्थव्यवस्था। तो मतलब ये जो अर्थ यहाँ पे भारतीय लगा है, यह उस व्यवस्था को बताता है जहाँ पर समस्या उत्पन्न हुई है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में भारत क्या है, एक ज्योग्राफिकल एरिया है जो दक्षिण एशिया के अंदर स्थित है। तो वहाँ की हम बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था एक देश की नहीं, एक राज्य की भी हो सकती है, एक छोटे क्षेत्र की भी हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया। क्योंकि राज्य की अर्थव्यवस्था जैसे राजस्थान की अर्थव्यवस्था है, बिहार की अर्थव्यवस्था है, ये अपने आप में इंडिविजुअल है, और एक समग्रता के रूप में भारत की अर्थव्यवस्था कहते हैं। ऐसे ही इस प्रकार से चीन है तो चीन की अर्थव्यवस्था है, हांगकांग है तो हांगकांग अपनी अर्थव्यवस्था अलग बता सकता है वो चीन का ही हिस्सा। लेकिन तो यहाँ पे हम ये समझते हैं कि भौगोलिक क्षेत्र को हम यहाँ करते हैं। तो बेसिकली जो अंतर जो इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में हुआ वह है, मतलब अर्थव्यवस्था में हम क्या करते हैं, एक ज्योग्राफिकल एरिया मानते हैं, और इकोनॉमिक्स एक स्टडी बताती है हमारे को, क्योंकि वह शास्त्र है। और यह इसका संबंध और जो इनमें आपस में जो सिद्धांत और अध्ययन व्यवहार का ही इनमें अंतर है, क्योंकि जो प्रैक्टिकल उपयोग जो होता है अर्थशास्त्र का नियम, वह हमारे पास इन दोनों में संबंध कैसा है, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में हम अगर संबंध की बात करें तो इनमें सिद्धांत और व्यवहार का संबंध है, क्योंकि सिद्धांत व व्यवहार या प्रायोगिक व्यवहारिक संबंध में है। सिद्धांतों की बात अर्थशास्त्र करता है, और व्यवहार जहाँ व्यवहारिक रूप वास्तविक रूप में जहाँ हम सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं वह हमारे लिए अर्थव्यवस्था होगी। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं, जैसा कि अर्थशास्त्र का एक नियम है कि जब भी किसी अर्थव्यवस्था में काले धन की समस्या आ जाती है तो उस समस्या से समाधान पाने के लिए हमें विमुद्रीकरण कर देना चाहिए, अर्थात डिमोनेटाइजेशन कर देना चाहिए। तो यह जो नियम है ये अर्थशास्त्र का एक नियम है कि जब भी किसी देश में काले धन की समस्या आती है तो वहाँ विमुद्रीकरण को अपनाया जाना चाहिए। अब जैसे भारत एक अर्थव्यवस्था है, तो हमने हमारी अर्थव्यवस्था में 8 नवंबर 2016 को हमने डिमोनेटाइजेशन को हमने अपनाया, विमुद्रीकरण को हमने अपनाया। तो ये एक अर्थशास्त्र का सिद्धांत था, और उस सिद्धांत को हमने अप्लाई कहाँ किया, भारत एक ज्योग्राफिकल एरिया में किया। जैसे हम और उदाहरण से समझ सकते हैं कि रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का ये होता है कि जब भी किसी जैसे अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ती है, मतलब महंगाई बढ़ जाती है, तो उसको कम करने के लिए ऐसे मानक अपनाने चाहिए ताकि तरलता कम हो सके। तो सिद्धांत हैं, तो इसके लिए वह अपने एक इक्विपमेंट जो CRR वगैरह है जो हम आगे पढ़ेंगे उनका सहारा लेता है। तो वो एक सिद्धांत हुआ, उसको हमने अप्लाई कहाँ पे किया। तो ये सिद्धांत और व्यवहार का आपस में अंतर है। अर्थशास्त्र क्या हुआ, आर्थिक गतिविधियों से संबंधित सिद्धांत और विषयों के अध्ययन की बात करता है, और अर्थव्यवस्था में हम इनका व्यवहारिक प्रयोग वास्तविक परक अर्थव्यवस्था में ही हम इन सिद्धांतों की करते हैं। तो ये इनमें बेसिकल अंतर हो गया। हमें यह समझना है कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था दोनों एक नहीं है, एक सिद्धांतों की बात करता है और एक व्यवहारिक प्रयोग की बात करता है। यह इनमें मुख्य अंतर हुआ अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में। तो अब हम ये देखते हैं कि अर्थव्यवस्था के मतलब क्षेत्र कितने हैं अर्थव्यवस्था, क्योंकि जब अर्थव्यवस्था है तो अर्थव्यवस्था का मतलब समग्रता से अध्ययन करें, और अर्थव्यवस्था को हम उसकी गतिविधियों के आधार पर, क्रियाओं के आधार पर हम अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में विभाजित करते हैं, ये हमें देखना है। कि जो हमारे पास अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं, हम इसको मैं लिख देता हूँ, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र यानी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। यह जो विभाजन हम अर्थव्यवस्था का करते हैं, यहाँ आप इस बात का ध्यान रखें कि हम क्रियाओं के आधार पर ये अध्ययन करते हैं कि कौन सी क्रिया है उससे हम किस क्षेत्र में विभाजन डाल सकते हैं,
कि भाई उसका हम लेखांकन करें, हमारी अर्थव्यवस्था का जब मापन करना हो या किसी लेखांकन करते समय हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा क्षेत्र का कितना योगदान है। तो अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र हैं मूल रूप से हम इसको 3 भागों में विभाजित करते हैं। एक होता है हमारे पास प्राथमिक क्षेत्र, पहला हमारे पास में है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा हमारे पास में है द्वितीयक क्षेत्र, एक हमारे पास में हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र, और मूल रूप से 3 में विभाजित किया गया है, लेकिन अर्थशास्त्रियों के द्वारा इसे 2 भागों में और विभाजित किया गया है। चतुर्थक क्षेत्र भी इसे हम बोलते हैं। एक हमारे पास हो गया पंचक क्षेत्र। तो ये है हमारे पास, इसे हम बोलते हैं, इसे हम कहेंगे प्राइमरी सेक्टर, इसे हम कहेंगे प्राइमरी सेक्टर, इसे हम कहेंगे सेकेंडरी सेक्टर, और इसे हम कहेंगे टर्सरी, इसे हम कहेंगे क्वाटरनरी, इसे हम कहेंगे क्वेनरी। ये अर्थव्यवस्था के 5 क्षेत्र क्रियाओं के आधार पर हमने इनका विभाजन किया है। जो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचक क्षेत्र, ये हमने अर्थव्यवस्था को 5 भागों में हमने इसका विभाजन किया है। तो जो प्राइमरी सेक्टर होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में प्राप्त करते हैं, अर्थात जमीन, हवा और पानी, इनसे जो सीधे हमें प्राप्त होते हैं उन्हें उत्पादों को हम प्राथमिक क्षेत्र में शामिल करते हैं। इसमें हम कृषि और कृषि से संबद्ध क्रियाएं और वानिकी, पशुपालन, खनन, उत्खनन, ऐसी हम गतिविधियों को इसमें शामिल करते हैं। अर्थात जो जमीन, हवा और पानी से हमें प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त हो, ये क्रियाएं इसमें हम शामिल करते हैं। तो इसमें हमने जैसे बता देता हूँ आपको कि इसमें हम प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में हम प्राप्त करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में प्राप्त करते हैं। इसमें हम प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में, और जो ये हम या ऐसे मतलब जो उत्पाद जो हमें जमीन, हवा और पानी से सीधे हमें प्राप्त होते हों, वो इसमें हम शामिल करते हैं। और इसमें जो गतिविधियां हैं वो आ जाएगी आपकी कृषि और उससे संबंधित क्रियाएं, कृषि और संबंधित क्रियाएं, इसके अलावा इसमें हम लेंगे वानिकी, वन से संबंधित, और मत्स्य पालन, मत्स्य ले सकते हैं, लेंगे इसमें, और एक आएगा इसमें खनन, एक आएगा उत्खनन। यह मतलब इसके हमारे पास में वो हो गए। इनसे संबंधित जो मतलब गतिविधियां हैं वो प्राइमरी सेक्टर में आती है। तो यहाँ पे जो मतलब हमें अंतर जो समझना है, और इसमें जो मेजर रोल जो कृषि और संबंधित क्षेत्र का होने के कारण, कृषि और संबंधित, तो इसे हम एक अलग नाम से भी हम देखते हैं। आप इसको भी समझ सकते हैं कि जो प्राथमिक क्षेत्र है इसको हम कृषि और संबद्ध क्षेत्र भी हम इसको कह देते हैं, कृषि और संबद्ध क्षेत्र, इस नाम से भी हम, और ये नाम भी हम इसको दे देते हैं।
या हम इसे शॉर्ट में हम ऐसा भी कह सकते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर भी इसको, कृषि क्षेत्र भी इसको हम कह देते हैं। अब यहाँ पे जो प्राकृतिक संसाधनों को हम उत्पाद के रूप में प्राप्त करते हैं, इसका मतलब इसमें यही एक्टिविटीज इसमें शामिल होती है, वनों से प्राप्त होने वाले कृषि के साथ पशुपालन की सारी गतिविधियाँ, मछली पालन है, और जो खनन और उत्खनन है, इसे आप थोड़ा समझ लें। खनन और उत्खनन एक है, ये प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाएं, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जो उत्खनन होता है जिसे हम कहते हैं क्वेरिंग, उत्खनन जो क्वेरिंग का मतलब क्या होता है कि धरातल के ऊपर से, अर्थात ऊपर से जो हमारे को मतलब अधात्विक खनिज जो हल्के होते हैं, जिन्हें हम ओपन कास्ट माइनिंग के द्वारा जिन्हें हम प्राप्त करते हैं, वह हमारे लिए क्या होगा, उत्खनन यानी क्वेरिंग। और दूसरा हमारे पास में होता है माइनिंग, जिसे हम खनन बोलते हैं। क्योंकि ये बेसिक डिफरेंस, कहीं अपन इसमें कंफ्यूज नहीं हो कि भाई खनन उत्खनन क्या है। तो उत्खनन का मतलब जो सरफेस पे अधिक गहराई पे नहीं खुदाई होने वाली है, और हम जो अधात्विक खनिजों को प्राप्त करते हैं, जैसे कोल माइनिंग्स, ओपन माइनिंग्स होती है। और उसी प्रकार जो खनन है वह डीप माइनिंग होती है, जिसमें हम गहराई से खुदाई करते हैं और उसमें धात्विक खनिज हमें प्राप्त होते हैं। तो ये गहराई पे जाके डिगिंग करने वाला है खनन, और ये उत्खनन। तो यह जो सभी क्रियाएं हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रियाओं के आधार पे हम इसका अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों का विभाजन कर रहे हैं, क्रियाओं के आधार पे। ये हमारा जो सेक्टर्स का विभाजन है वो इस प्रकार से। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्या प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सी गतिविधियों को हम शामिल करते हैं। अब बात करते हैं हम द्वितीय क्षेत्र की, सेकेंडरी। इसमें होता क्या है कि हम प्राथमिक क्षेत्र से जो प्राप्त होने वाले उत्पाद हैं, उनको हम कच्चे माल के रूप में प्राप्त करते हैं। यहाँ क्या होगा कि जो प्राथमिक क्षेत्र के जो उत्पाद हैं, प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद जो हमें प्राप्त होते हैं, उनको हम कच्चे माल के रूप में, प्राथमिक क्षेत्र के जो उत्पाद हैं उनको हम कच्चे माल के रूप में यूज करते हैं, कच्चे माल के रूप में। और फिर उनका हम प्रोसेसिंग करते हैं। तो इसमें जो कौन कौन सी गतिविधियां हम शामिल करते हैं इसमें अपने द्वितीय क्षेत्र में, इसमें हमारे पास में एक आता है विनिर्माण। एक हमारे पास में आ जाएगा विनिर्माण, एक हमारे पास में आ जाएगा निर्माण, निर्माण और विद्युत, गैस और जल की आपूर्ति। ये दो, गैस, जल तथा विद्युत आपूर्ति, ये हम इसमें ही सेकेंडरी में शामिल करते हैं। अब यहाँ ये अंतर जो है, मतलब जो प्राथमिक क्षेत्र से जो उत्पाद प्राप्त हुआ उनको, मतलब जैसे अब आप किसी का उदाहरण ले सकते हैं, विनिर्माण का मतलब मैन्युफैक्चरिंग, और निर्माण का मतलब कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ विनिर्माण है, तो जिस प्रकार से हम देखें कि हमें, हमारा सेक्टर हो गया वानिकी, तो वानिकी से हमें प्राप्त होती है लकड़ी। अब लकड़ी का हम अगर इसको विनिर्माण के रूप में, हम जैसे कुर्सी बनाना है या हमें कुछ और अन्य उत्पाद हमें जो लकड़ी से संबंधित बनाने हैं, तो वह हमारा इस क्षेत्र में आएगा। इसी प्रकार जैसे निर्माण है, कंस्ट्रक्शन है, इसमें रोड है, ब्रिज बनाना है, कंस्ट्रक्शन का जो भी काम है वह इसमें आएगा। अब गैस, जल और विद्युत, इनकी आपूर्ति। अब जैसा क्या है कि गैस को हम ये नहीं समझें कि भाई गैस जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला वो है, उत्पाद है, तो इसे हम सेकेंडरी में कैसे ले रहे हैं। गैस जो है, गैस क्या है कि जो मूल रूप से में प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला जो उत्पाद है वह होता है क्रूड ऑयल, और क्रूड ऑयल के प्रसंस्करण के बाद में प्राप्त होने वाला उत्पाद है वह गैस है। अतः इसे हम इसमें शामिल करेंगे। और जल और विद्युत की हम आपूर्ति इसमें लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन की, मैन्युफैक्चरिंग की, इन एक्टिविटीज को हम किसमें शामिल करते हैं, द्वितीय क्षेत्र में। और इस द्वितीय क्षेत्र में मतलब मैन्युफैक्चरिंग का काम होने के कारण इससे हम औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। जैसे इसे कृषि और संबद्ध क्षेत्र हमने कहा, वैसे ही हम सेकेंडरी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, इससे हम औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी हम इसे जानते हैं, औद्योगिक क्षेत्र। इसे हम औद्योगिक क्षेत्र भी कह देते हैं, अर्थात इंडस्ट्री सेक्टर, इस नाम से। इसे हम एग्रीकल्चर सेक्टर के नाम से भी इसको बोल देते हैं। अब हमारे पास में आता है तृतीय क्षेत्र, यह होता है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र का मतलब विभिन्न प्रकार की सेवाएं इसमें शामिल की जाती है।
जिस प्रकार से अपन देख सकते हैं टीचिंग का है, मेडिकल का है और टूरिज्म का है, ये सारी जो सेवा क्षेत्र है, अर्थात जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को जो सेवाएं प्रदान करता है वह इसमें आ जाती है, सर्विस सेक्टर में आ जाती है। इसमें हम लेते हैं जैसे हमारे पास में हम इनको ले सकते हैं व्यापार, व्यापार की जो व्यापार, होटल और रेस्तरां वगैरह है, ये इसमें हमारे पास में आ जाएगी। इसके अलावा जैसे हम देते हैं परिवहन, संचार और भंडारण, ये हमारी सर्विस में आएगा। इसके अलावा हमारे को लोक प्रशासन है और जिस प्रकार की जो सेवाएं हैं ये इसी में आ जाएंगी, लोक प्रशासन एवं जिसे हम ये कह सकते हैं कि लोक प्रशासन के साथ में अन्य सेवाएं वो भी इसी के अंदर हमारे पास में आएगी। दूसरा आता है कि लोक प्रशासन एवं प्रतिरक्षा जो होती है, डिफेंस की जो सेवाएं, ये भी मतलब हम इसी में, ये भी एक सेवा का रूप है। और इसके अलावा जो वित्तीय सेवाएं हैं वो इसमें मुख्य रूप से हम जानना है। वित्तीय सेवाएं मतलब, वित्तीय सेवाओं से यहाँ मतलब है बैंकिंग और इंश्योरेंस की, बैंकिंग इंश्योरेंस जो सेक्टर की है वो सेवाएं हम इसमें ले लेते हैं। इस प्रकार से ये हमारे को वित्तीय सेवाएं, परिवहन, ये सारी सेवाएं हमें जो प्रदान करता है उसे हम तृतीयक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अर्थात कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सर्विस प्रोवाइड करता है। तो इसको हम तृतीयक क्षेत्र को, जैसे हमने इसको कृषि और संबद्ध क्षेत्र कहा, एग्रीकल्चर सेक्टर कहा, इंडस्ट्रियल सेक्टर कहा, इसके लिए इससे हम तृतीयक क्षेत्र को हम सर्विस सेक्टर के नाम से भी इसको हम जानते हैं, सर्विस सेक्टर। हमारा जो सर्विस सेक्टर है वह, इसे हम तृतीयक क्षेत्र को। अब बात करते हैं चतुर्थक क्षेत्र की। चतुर्थक क्षेत्र का मतलब यहाँ हो गया क्वाटरनरी, क्वाटरनरी चतुर्थक क्षेत्र। इसमें हम ये जो तृतीयक क्षेत्र की जो सेवाएं थी वह उनका उन्नत रूप हम इसमें देखते हैं, मतलब विकसित रूप। मतलब जो इसमें तो साधारण सेवाएं हम शामिल करते थे, लेकिन वैसे मूल रूप से 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। लेकिन जो यह वाला है तृतीयक क्षेत्र, और तो इसको हम सर्विस सेवा क्षेत्र ही बोलते हैं, तो मूल रूप से इसको हम सेवा क्षेत्र ही कहते हैं। तो अब इस प्रकार जो चतुर्थक क्षेत्र है उससे हम कहते हैं ये हमारा तृतीयक क्षेत्र का एक उन्नत स्वरूप है, क्योंकि उनसे परिष्कृत सेवाएं, या उन परिष्कृत का मतलब बहुत ही स्तर की सेवाएं, तृतीयक का उन्नत रूप। क्योंकि जिस प्रकार सर्विस सेक्टर मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रसार बढ़ता गया, सूचनाओं का युग आया है तो इसमें बढ़ता गया, तो इसके अंदर सूचना सेवाओं का जो संग्रहण करते हैं और उनका मतलब विश्लेषण करते हैं और सूचनाओं को प्रस्तुत करना, ये एक्टिविटीज जो आती है वो इसमें आ जाती है। इसमें हम क्या करते हैं कि उन्नत किस्म के और विशेषीकृत ज्ञान की बात करते हैं, मतलब विशेषीकृत ज्ञान की इसमें बात होती है। विशेषीकृत ज्ञान स्पेशल नॉलेज, एक्स्ट्रा नॉलेज जिसमें हो, उन्नत किस्म का ज्ञान हो, वह हम इसमें शामिल करते हैं। और इसके अंदर हम शामिल करते हैं जैसे तकनीकी कौशल और कोई विश्लेषण क्षमता वाले प्रबंधकीय कौशल, जैसे प्रबंधकीय कौशल है और तकनीकी दक्षता, कोई तकनीकी क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले हैं, सेवाएं हैं, तकनीकी क्षेत्र से संबंधित सेवाएं हैं, तो ये हम इसमें शामिल करते हैं। तो इसका हम ये भी देख सकते हैं कि जो ये उन्नत स्वरूप है इसका, इसमें हम शामिल करेंगे जैसे सांख्यिकीयविद है, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, वो आपके इसी में आ जाएंगे। और विशेषीकृत ज्ञान का मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे कर प्रबंधक है, पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं। क्योंकि यहाँ जो सेवाएं थी जैसे वित्तीय सेवाओं में बैंकिंग और इंश्योरेंस की साधारण सेवाएं हैं, लेकिन जो म्यूचुअल फंड में जो प्रबंधक होगा उसको एक विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसको सारा अध्ययन करना पड़ता है कि वह पैसे का कहाँ निवेश करे, तो उसमें एक स्पेशल दक्षता की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं और जो सूचनाओं का संग्रहण करने वाले हैं, सांख्यिकीय स्टैटिस्टिशियंस हैं,
तो वो हम इसके अंदर शामिल करते हैं। तो ये हमारा चतुर्थ क्षेत्र है, वो तृतीय क्षेत्र का ही विस्तृत रूप है। अब बात करते हैं पंचक क्षेत्र की। तो पंचक क्षेत्र को हम बोलते हैं क्वेनरी। इसका मतलब इसमें हम क्या करते हैं कि उच्च किस्म की सेवाओं को इसमें शामिल किया जाता है। उच्च किस्म की सेवाएं, यहाँ हम उच्च किस्म की सेवाओं की बात करते हैं। उच्च किस्म की सेवाएं जो आती है वो इसमें हम शामिल करते हैं। उच्च किस्म की सेवाएं, इसका मतलब ये होता है कि इसमें हम उन लोगों को शामिल करते हैं जो अपने अपने क्षेत्र का विशेष ज्ञान रखते हैं, जिनकी जैसे है उच्च क्षेत्र के मतलब यहाँ संबंध ये है कि जैसे भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी हैं, और जो शोध और अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिक हैं, और हम इसमें ऐसा जो विशेष उच्च क्षेत्र का ज्ञान रखते हैं, उसमें जो अपने अपने क्षेत्र के विषय विशेषज्ञ और बहुत उच्च नॉलेज रखने वाले होते हैं, उसमें हम इसको शामिल करते हैं। इनकी जो भूमिका होती है नीति निर्माण और निर्णय निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये नए नए विचारों को जन्म देने वाले होते हैं, तकनीकों का, शोधों का, अनुसंधानों का प्रयोग करते हैं। तो ये उच्च किस्म की सेवाएं प्रदान करते हैं। इसे हम गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स भी हम इनको कहते हैं। इनको हम एक अलग गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स भी हम इनमें कह देते हैं। गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स भी हम इनको कहते हैं, इसमें हम शामिल करते हैं। तो जो ये पंचक क्षेत्र है, ये हमारे पास उच्च किस्म की उच्च विशेषज्ञों का सेक्टर है जो हमें सेवा प्रदान करता है। अब ये क्या है कि जो ये उच्च किस्म की जो विशेषज्ञ होते हैं, किसी भी अर्थव्यवस्था में इनकी संख्या कम होती है। क्यों? लेकिन इनका योगदान बहुत ज़्यादा होता है। इनकी संख्या से बहुत गुना अधिक इनका योगदान होता है। तो यह हमारा पंचक क्षेत्र में हम क्या शामिल करते हैं, नए नए विचारों को शोध करने वाले उच्च क्षेत्र के, जैसे किसी कंपनी के बहुत उच्च लेवल के प्रबंधक होते हैं जिनके विशिष्ट ज्ञान होता है, जो पॉलिसी निर्माण में और निर्णय निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उसको हम पंचक क्षेत्र में शामिल करते हैं। इस प्रकार हमने अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों का विभाजन क्रियाओं के आधार पर हमने किया। 5 क्षेत्रों में हमने इसका विभाजन किया। पहले क्षेत्र को हम प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं, दूसरे क्षेत्र को हम सेकेंडरी सेक्टर, जैसे प्राइमरी को हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं, दूसरे क्षेत्र को हम औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, तृतीय क्षेत्र को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, और चौथा और पांचवा है यह सर्विस का ही सेक्टर का ही मतलब एक उन्नत रूप है। तो इस प्रकार ये मुख्य रूप से हम 3 सेक्टर में बांटते हैं, लेकिन इसका और भी हमने 2 भागों में सेवा क्षेत्र का विकास के साथ साथ हमने विभाजन किया है। तो ये हमारी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं। मैं समझता हूँ मित्रों, आज की जो अपनी ये क्लास हुई उसमें जो भी अपन ने अध्ययन किया, अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, और इन दोनों में बेसिक अंतर क्या है, और अर्थशास्त्र के प्रकार कितने हैं, और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो ये आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास हम यहीं पूरी करते हैं, और इसके आगे जब हम आएंगे तो हम अध्ययन करेंगे कि अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।